नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर गुरु जी में। तो साथियों, इस वीडियो में अपन भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। साथियों, अब आपको भारतीय इतिहास के ऊपर रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत को कवर करेंगे। तो साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, और खासकर अगर आप MPSI में सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो को रेगुलर वॉच करते रहें। तो इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी वीडियो को अपडेट मिस ना करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए साथियों, अपन बिना समय बर्बाद किए हुए अपन इतिहास के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में अपन जानेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। उसके बाद अपन इसी क्रम में मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को भी विस्तृत से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो साथियों, जो प्राचीन भारत है आपका, वो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, तो किन किन स्रोतों के माध्यम से अपन प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी ले सकते हैं या प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तो इनमें प्रमुख 4 स्रोत हैं, जिसमें पहला है आपका धर्म ग्रंथ। जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उनके आधार पर अपन प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। दूसरा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है इनके आधार पर भी अपन प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तीसरा आपका विदेशियों का विवरण, तो जो विदेशी इतिहासकार थे उनके द्वारा जो इतिहास का वर्णन किया है उसके आधार पर भी अपन इस इतिहास को जान सकते हैं। चौथा है आपका पुरातत्व साक्ष्य, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर जो जानकारी एकत्रित की जाती है उसके आधार पर भी अपन प्राचीन भारत को जान सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इन चारों स्रोतों के माध्यम से अपन प्राचीन भारत को जान सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में कि धर्म ग्रंथ के आधार पर क्या क्या जानकारी अपन को मिल सकती है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो आपका वेद है। सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा, वेद है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं। वेदों का संकलन किनके द्वारा किया गया, वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है, काफी महत्वपूर्ण है ये चीज, आप ध्यान रखें कि जो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश किसके द्वारा दिया जाता है, वेदों के द्वारा दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि संपूर्ण विश्व एक कुटुंब के समान है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, और इन वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है मित्र, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। आपने वेद संहिता का नाम सुना ही होगा। तो इन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद चारों को क्या कहा जाता है, वेद संहिता कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन ऋग्वेद की। तो ऋचाओं के क्रमवत ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएं होती हैं उनका जो क्रमवत ज्ञान एकत्रित या संग्रह किया जाता है उसको ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसमें ऋचा हैं। ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखें कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो ऋग्वेद का पाठ करता है उसे होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास का वर्णन मिलता है। काफी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद से आपको किस विषय में जानकारी मिल जाएगी, तो वो आपको आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी ऋग्वेद के माध्यम से मिल जाएगी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। काफी महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिल जाएगा जो सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। तो जो ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उन्हें क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। चातुष्वर्णी समाज, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। चातुष्वर्णी समाज की कल्पना का आदि स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। समाज को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया था उनके कर्तव्य और कर्म के आधार पर, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका जो आदि स्रोत क्या है, वो आपका ऋग्वेद है। चातुष्वर्णी समाज का आदि स्रोत किसे माना गया है, ऋग्वेद को माना गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज के 4 अंग हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इनकी उत्पत्ति हुई है आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजा, जंगा और चरणों से। जिसमें मुख से किसकी उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंगा से वैश्यों की, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में इंद्रदेव के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। महत्वपूर्ण है, इंद्र के लिए कितनी, 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई, विश्वामित्र के द्वारा की गई। तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, ये था आपके ऋग्वेद से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अब अपन बात करते हैं यजुर्वेद की। तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों का सस्वर पाठ किया जाता है, या बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन। सस्वर पाठ के लिए जो मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों को आप सस्वर पढ़ सकते हैं, या बलि के समय जो नियम होते हैं उनका अनुपालन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है।
इसके बाद यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अथर्वणर्यु कहा जाता है। जो यजुर्वेद का पाठ करता है उन्हें अथर्वणर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। तो यजुर्वेद में किस चीज़ का संकलन मिलेगा? यज्ञ के नियम का, और जो विधि विधान यज्ञ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनका आपको संकलन यजुर्वेद में मिल जाएगा। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा गया है। तो यजुर्वेद किसमें? आपको गद्य और पद्य दोनों में ही है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे आपके यजुर्वेद से संबंधित। अब अपन बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? वो आपको सामवेद को कहा गया है। सामवेद में यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन मिलता है। तो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में मिलेगा? वो आपको सामवेद में मिलेगा। इस वेद के पाठ करने वाले को उद्धृत कहा जाता है। जो सामवेद का पाठ करता है उसे उद्धृत कहा जाता है। इसके बाद करते हैं आपकी अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई और इस वेद में कुल 731 मंत्र और 6000 पद हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया है तथा कुरु राज्य की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो आप राजा परीक्षित के बारे में जानते होंगे, महाभारत में भी इसका वर्णन है। जो अभिमन्यु के पुत्र थे वो परीक्षित थे। तो अथर्ववेद में राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया और कुरु राज्य की समृद्धि का भी अच्छा चित्रण आपको मिल जाएगा। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री किस वेद में कहा गया है? वो आपको अथर्ववेद में बताया गया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों और अंधविश्वास का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में किन किन विषयों के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी? तो वो मिलेगी रोग निवारण, राजभक्ति, राजा का चुनाव, वनस्पति और औषधियाँ, वशीकरण, शाप, मातृभूमि महत्तम, जादू टोना आदि चीज़ों का वर्णन आपको किसमें मिल जाएगा? अथर्ववेद में मिल जाएगा। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पर ये जो प्रमुख है इस विषय में आपको अथर्ववेद में जानकारी मिल जाएगी। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। तो सबसे नया वेद कौन सा है? आपका अथर्ववेद है। अब और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं कि वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। तो वेद तो आपके 4 हैं पर इनको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। जो कौन से? आपके शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग है। ये भी आप ध्यान रखें। वेदों को समझने के लिए इन 6 वेदांगों की रचना की गई। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। जो भारतीय इतिहास में घटनाएं घटी उनका क्रमबद्ध जो विवरण मिलेगा वो आपको पुराणों में मिल जाएगा। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। और पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा की गई। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है और ये सबसे प्रमाणिक भी है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भगवत पुराण में राजाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है। तो राजाओं की वंशावली का वर्णन कौन कौन से पुराणों में मिलेगा? आपको इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली का वर्णन मिल जाएगा। विष्णु पुराण जो आपकी मौर्य वंश से संबंधित है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। वायु पुराण का संबंध आपका गुप्त वंश से और मत्स्य पुराण का संबंध आपका आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं स्मृति। तो स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक है और ये शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है। तो मनुस्मृति किस काल का है? शुंग काल का मानक ग्रंथ माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें बताया गया? शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है। ठीक है, तो गुप्त युग की जानकारी आपको किस स्मृति से मिल जाएगी? तो नारद स्मृति से मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद बात करें जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन मिलता है। तो बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनकी पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन आपको जातक ग्रंथ में मिल जाएगा। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो कथा वस्तु है। तो बुद्ध धर्म जो है 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है, हीनयान और महायान। तो हीनयान की जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित मिल जाएगा। तो आपको कथा वस्तु में किस चीज़ की जानकारी मिलेगी? महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथाओं का वर्णन मिल जाएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन से ग्रंथ से मिलेगा आपको? वो कल्प सूत्र से मिलेगा। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्य अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का वर्णन मिलता है। तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का आपको वर्णन मिल जाएगा। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और कल्प सूत्र में जैन के प्रारंभिक इतिहास का वर्णन आपको मिलेगा और भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का आपको वर्णन मिल जाएगा।
इसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। तो चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश की जानकारी आपको अर्थशास्त्र के माध्यम से मिल जाएगी। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? कल्हण के द्वारा किया गया। और इनके द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी की रचना कल्हण के द्वारा की गई। और राजतरंगिणी में आपको कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाएगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत आपको चचनामा में मिल जाएगा। तो जो अरबों के द्वारा सिंध का विजय है उसका वर्णन आपको चचनामा में मिल जाएगा। और ये किसके द्वारा लिखी गई? ये आपको अली अहमद के द्वारा लिखी गई। अष्टधाई के लेखक पणिनि है। तो अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई? पणिनि के द्वारा लिखी गई। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिल जाएगी। तो पणिनि की अष्टधाई में किस विषय में जानकारी मिलेगी आपको? मौर्य काल से पहले का इतिहास और मौर्य काल की राजनीतिक अवस्था की जानकारी आपको अष्टधाई नामक पुस्तक से मिल जाएगी। अष्टधाई का हो गया। अब आपका आता है कात्यायन। कात्यायन ने किस चीज की रचना की गई? वो उनके द्वारा की गई गार्गी संहिता की रचना। किसके द्वारा की गई? कात्यायन के द्वारा की गई। और जो एक ज्योतिष ग्रंथ था, तो गार्गी संहिता क्या था? ज्योतिष ग्रंथ था। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो गार्गी संहिता में यवन आक्रमणों का उल्लेख आपको मिल जाएगा। जो एक ज्योतिष शास्त्र, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? कात्यायन के द्वारा की गई थी। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। और इनने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य में शुंग इतिहास का पता चलता है, ठीक है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्हें महाभाष्य की रचना की थी। तो साथियों, ये हैं आपके प्रमुख धर्म ग्रंथ जिनसे आपको प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब अगले वीडियो में अपन जानेंगे विदेशियों का विवरण और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। और उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन इतिहास की किस किस विषय में आपको जानकारी मिल सकती है, इसका विस्तृत से जानकारी अपन देखेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत और फिर ऐतिहासिक भारत को भी विस्तृत जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।